Hello everyone, welcome to my channel. Myself Rajiv Ranjan. I hope you all people are good. आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 1 है, पावर शेयरिंग, एनसीईआरटी का है। सिविक्स का क्लास 10th का जो पॉलिटिकल साइंस का जो बुक चलता है उसी का ये क्या है, चैप्टर 1 है, पावर शेयरिंग। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्या है, अच्छा है या बुरा है। इट मीन्स पावर शेयरिंग इज गुड और बैड। जैसे हम इस चैप्टर की शुरुआत एक एग्जाम्पल से करना चाहते हैं। एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला है। बड़ा वाला को हम सारे पावर्स और फ्रीडम दे देते हैं, छोटे वाले को क्या करते हैं, पावर और फ्रीडम नहीं देते हैं। ठीक है, इवन बड़ा वाला का कपड़ा भी छोटा हो जाता है तो छोटे वाले को पहना देते हैं। तो इस बीच में क्या होगा, छोटे वाले बड़ा वाला से क्या होगा, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा था, पावर को शेयर नहीं किया जा रहा है, सारा चीज किसको दिया जा रहा है, बड़ा वाला को दिया जा रहा है। उसी तरह से ठीक कंट्री में हमें दो केस पढ़ना है। पहला टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे बेल्जियम के बारे में, दूसरी बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इन दिस टॉपिक। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। बेल्जियम क्या है, एक यूरोप का छोटा सा कंट्री है। इट इज द स्मॉल कंट्री इन द यूरोप। यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है और बेल्जियम की जो एरिया है वो हरियाणा से भी छोटी है और इसकी पॉपुलेशन जो है आपको 1 करोड़ के आसपास है। ठीक है, बेल्जियम का जो कंट्री है वो क्या करता है, अपने बॉर्डर 4 कंट्री के साथ शेयर करता है, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ और नीदरलैंड के साथ। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बेल्जियम किसके किसके साथ कंट्री के शेयर करता है। तो हम बता देते हैं, एक नीदरलैंड हुआ, दूसरा फ्रांस हुआ, तीसरा जर्मनी हुआ और चौथा लग्जमबर्ग हुआ। ठीक है, ये 4 के साथ क्या करता है, अपनी बॉर्डर शेयर करता है। पॉपुलेशन आपको बता ही दिए 1 करोड़, ये पूछेगा नहीं, बस इतना याद रखिएगा सिर्फ कि बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। ठीक है, तो बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की इथनिक कंपोजिशन क्या है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेल्जियम में 59% जो लोग रह रहे हैं वो फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं और वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो डच लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब उस कंट्री के जनता जितनी भी है टोटल का 59% जो है वो कौन सी भाषा बोलती है, डच भाषा बोलती है। 40% वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं और वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, फ्रेंच भाषा बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि 2 तरह के, यहाँ पे 3 तरह के बेसिकली लोग हैं और 1% बेल्जियंस जो है वो क्या बोल रहे हैं, जर्मन भाषा बोल रहे हैं। तो मेजोरिटी में बात करें तो मेजोरिटी में कौन है, डच लैंग्वेज बोलने वाले कंट्री में क्या है, ज्यादा है। लेकिन बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स में ठीक अपोजिट है। फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 80% है। ठीक है, ये आपको फ्रेंच बोलने वाले जो पॉपुलेशन है वो 80% है और 20% क्या है, डच बोलने वाले हैं। मतलब अगर पूरी कंट्री की बात करें तो पूरी कंट्री में 59% डच बोलने वाले हैं, लेकिन कैपिटल में डच बोलने वाले कितने हैं, 20% है। और 40% पूरी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 40% जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है। और अगर कैपिटल में बात करें, जो ब्रसेल्स जो कैपिटल है वहां पे क्या है, 80% जो है वो लोग बोलते हैं क्या, फ्रेंच। तो यहाँ पे देखने में क्या मिल रहा है कि डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रहा है कि बेल्जियम में मतलब अगर पूरी कंट्री की में देखें तो डच बोलने वाले इतने हैं, ज्यादा है, मेजोरिटी में है। लेकिन वही ब्रसेल्स जो कैपिटल है वहां पे वो क्या है, पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टेंशन डेवलप हो जाएगा कि कंट्री में किसकी बात सुनी जाएगी। अगर कैपिटल में जो मेजोरिटी में है, मतलब डच जो है मेजोरिटी में है, तो वो क्या करेंगे, माइनॉरिटी को दबाएंगे। तो पूरी कंट्री में जिसकी पॉपुलेशन है वो पूरी कंट्री में क्या होगी, आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक टेंशन देखने को मिलता है, किसमें, बेल्जियम में। कब से कब तक, तो 1950 से लेकर के 1960 के बीच में एक टेंशन डेवलप हो जाता है। तो वो टेंशन का कारण क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल क्या थे, वो रिलेटिवली रिच और पावरफुल है। मतलब
कम तो है, माइनॉरिटी है, मतलब फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो कंट्री में क्या है, कम है, लेकिन उनके पास पैसा और पावर क्या है, ज्यादा है। मतलब उनके पास इकोनॉमिक जो है वो ज्यादा है, मतलब पैसे ज्यादा है उनके पास। लिखा भी है माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है डच स्पीकिंग कम्युनिस्ट हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो इन लोगों के पास फ्रेंच और डच के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या चाहेंगे कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिले, जो बेनिफिट माइनॉरिटी ग्रुप को मिल रहा है और मेजॉरिटी ग्रुप को बेनिफिट ना मिले, तो आपस में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। जैसे हमने अभी केस एक एग्जांपल बताया था कि बड़ा भाई को सारा पावर दे दिया जाए, छोटा भाई को नहीं, तो क्या होगा, आपस में जो इकोनॉमिक बेनिफिट बड़ा वाला को मिल रहा है छोटा वाला को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, झगड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेजॉरिटी में है उसी को नहीं मिल रहा है, मतलब बड़ा भाई को क्या मिल रहा है, कुछ इकोनॉमिक का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है, छोटे वाले को मिल रहा है, तो आपस में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट की भावना होगी। मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक टेंशन डेवलप हो जाएगा कंट्री के पॉपुलेशन के बीच में, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इस टेंशन को कैसे क्या करते हैं, बेल्जियम इसको सुलझाता है, इसके अगले जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें पता चलेगा। सिर्फ इसमें इतना ही पढ़ना था कि इथनिक कंपोजिशन क्या था बेल्जियम का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेकेंड जो टॉपिक पढ़ना था इसमें, इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की क्या है, देखिए श्रीलंका में क्या है कि कुछ किलोमीटर आप तमिलनाडु से आगे जाएंगे तो आपको श्रीलंका मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि श्रीलंका इज एन आइलैंड, एक आइलैंड है, आइलैंड नेशन है, जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। मतलब कुछ किलोमीटर साउदर्न कोस्ट के कुछ किलोमीटर जाएंगे तो तमिलनाडु से, तो हमें क्या मिल जाएगा, श्रीलंका मिल जाएगा, ठीक है। वहां की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, एज सेम एज द हरियाणा। मतलब जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन है उतना ही क्या है, वहां की भी पॉपुलेशन है, कहाँ की, तमिलनाडु की, ठीक है। तो श्रीलंका में भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज पॉपुलेशन है। जैसे यहाँ पे देखें डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे तो कुछ कम है, मतलब 3 तरह के ही लोग हैं। वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, कहाँ, श्रीलंका में। आइए डिस्कस करते हैं इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। देखिए श्रीलंका में क्या है, सिन्हला स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, 74% आपको देखने को मिलेगी सिन्हला स्पीकिंग पॉपुलेशन। तमिल स्पीकर कितने हैं, तो 18% है। अब देखिए तमिल स्पीकर में 2 सब ग्रुप्स है, ठीक है। एक है इंडियन तमिल, दूसरा है श्रीलंकन तमिल। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि तमिल स्पीकर कितने हैं, तो तमिल स्पीकर के 2 सब ग्रुप्स है, श्रीलंकन तमिल है और एक इंडियन तमिल है। श्रीलंकन तमिल कौन होते हैं, जो तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड द श्रीलंकन तमिल। मतलब जैसे ऐसे समझिए कि जो जब चोला एम्पायर था, मतलब 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी के आसपास में, उस टाइम में जो लोग श्रीलंका में गए थे, मतलब इंडिया से वो लोग वहीं बस गए थे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रीलंकन तमिल। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटिव्स, मतलब नेटिव ऑफ द कंट्री, मतलब वहीं पे वो लोग रह गए, वापस वो नहीं आए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रीलंकन तमिल। अब श्रीलंकन तमिल जो है वहां पे कितने हैं, 13% है, ठीक है। सेकेंड है इंडियन तमिल। अब इंडियन तमिल कौन होते हैं, जो कॉलोनियल पीरियड में, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ था, शासन जब कर रहा था, तो उस टाइम में कॉलोनियल पीरियड में क्या किया था कि इंडिया से कुछ लोगों को प्लांटेशन वर्क के लिए वहां लेकर के गए थे, कहाँ, श्रीलंका में। तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो वहीं रह गए, तो उन्हें कहते हैं इंडियन तमिल। मतलब ऐसे समझेंगे कि जो श्रीलंकन तमिल है वो पहले ही चले गए थे, मतलब 7th सेंचुरी के आसपास में, चोला एम्पायर के समय में, और इंडियन तमिल कब गए थे, तो बाद में गए थे जब ब्रिटिश आए थे, ठीक है। बेसिकली दोनों इंडिया से ही गए थे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि इंडियन तमिल कहाँ कितने हैं, तो आपको 5% है, तो टोटल कितने हुए, 74% और 18%, ये 92% के आसपास हो गए, ठीक है। बाकी 8% कहाँ है, तो देखिए 8% यहाँ लिखा हुआ है, देयर आर द 7% ऑफ क्रिश्चियंस हु गॉट द बोथ तमिल एंड स्पीकर। मतलब जो 7% जो है वो क्या करते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिन्हला भी बोलते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक चीज, सिन्हला स्पीकिंग जो पॉपुलेशन थी वो किस रिलीजन को फॉलो करती थी, तो वो बुद्धिस्ट को फॉलो करती थी। मतलब जो बुद्धिस्ट जो लोग थे वो कौन थे, सिन्हला लोग थे।
तमिल स्पीकर जो थे, मतलब इंडियन तमिल हो या श्रीलंकन तमिल हो, इसमें जो लोग रहते थे वो हिंदू रहते थे और मुस्लिम रहते थे। तो यहाँ भी क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है। कहाँ? श्रीलंका में भी। एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं, सिन्हला जो है वो 74% है, तमिल 18% है, और इसमें भी क्या है, सब ग्रुप है। श्रीलंकन तमिल 13%, इंडियन तमिल 5%। ठीक है, श्रीलंकन तमिल कौन है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो चोला एम्पायर के टाइम पीरियड में गए थे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? श्रीलंकन तमिल कहते हैं। इंडियन तमिल हम किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो ब्रिटिश ने प्लांटेशन वर्क के लिए ले गया था, उसे हम इंडियन तमिल कहते हैं। सिन्हला स्पीकिंग जो थी वो बुद्धिस्ट को फॉलो करती है। तमिल स्पीकर जो थे वो कौन थे? तो हिंदू या मुस्लिम थे। ठीक है, और 7% वहां पे क्रिश्चियन थे जो तमिल और सिन्हला दोनों भाषा बोलते थे। कि आई होप दोनों की इतनी कंपोजिशन आपको समझ में आ गई होगी, इतनी कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम और इतनी कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका, ये दोनों समझ में आ गया होगा। यहाँ भी क्या होता है, एक टेंशन डेवलप हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सब पावर किसको मिल रहा था? माइनॉरिटी को मिल रहा था। मेजॉरिटी को नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आपस में टेंशन डेवलप होगा। और बहुत यहाँ पे टेंशन दिया भी है कि कितना 1950 से लेकर के 1960 के बीच में टेंशन डेवलप होता है। तो क्या इस टेंशन को खत्म करने के लिए बेल्जियम ने कदम उठाया, और क्या इस टेंशन को खत्म करने के लिए श्रीलंका ने कदम उठाया, या फिर श्रीलंका ने एज और टेंशन को डेवलप किया, या फिर बेल्जियम ने और टेंशन को डेवलप किया? इसके नेक्स्ट पार्ट वाले जो वीडियो आएंगे उसमें और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें यही पढ़ना है कि बेल्जियम ने क्या स्टेप टेकन लिया और श्रीलंका ने क्या स्टेप टेकन लिया कंट्री को रन कराने के लिए। बेसिकली एक और चीज बताना चाहेंगे कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया था। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ था। बहुत छोटा सा सवाल है, आई होप कि आप बता भी देंगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा। थैंक यू सो मच।